हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग BEE के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी BEE का मतलब बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके पहले मैंने BEE का 6 वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों, इस सीरीज़ का यह लेक्चर नंबर 7 है। तो अगर पहले आप जो है उन लेक्चर को ना देखे हों तो दोस्तों उन लेक्चर को भी देखिए। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे और इसमें पढ़ेंगे ओम का नियम क्या होता है, यानी ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स के नियम को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और फिर आपको ओम का नियम कहीं और पढ़ने और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, यह ओम जो थे यह एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना नियम दिया था, अपना सिद्धांत दिया था और इनका सिद्धांत जो है वह वोल्टेज और करंट से संबंधित है। तो सबसे पहली बात कि आप ओम के नियम के बारे में जानते रहिए कि इनका जो नियम है, इनका जो सिद्धांत है वह वोल्टेज और करंट के बीच में संबंध को बताता है। तो ओम का नियम कहता क्या है दोस्तों, इसको मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि ओम साहब ने क्या बताया था। ओम साहब ने बताया था कि जब किसी चालक, यानी जो भी हमारे कंडक्टर होते हैं, जैसे हमारे कोई वायर है या वायर के रूप में हम लोग किसी भी पदार्थ की वायर को ले सकते हैं, जैसे हमारे कॉपर का या एल्युमिनियम का या गोल्ड का या सिल्वर का, किसी भी प्रकार के आप वायर या कंडक्टर को ले सकते हैं। तो अगर इस वायर यानी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन यानी भौतिक अवस्था का मतलब इस वायर जो भी हम कंडक्टर लेंगे इसका आयतन, इसके अक्रॉस ताप और इसके अक्रॉस दाब यानी टेम्परेचर, प्रेशर और इसका वॉल्यूम क्या हो, सब कांस्टेंट हो। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम लोग वोल्टेज लगाएं तो इस वोल्टेज के कारण जो हमारे कंडक्टर में वैद्युत धारा बहेगी, इनका जो अनुपात होगा यानी वोल्टेज और करंट का जो अनुपात होगा वह एक कांस्टेंट होता है। यही ओम साहब ने बताया था। तो ये नियम पहले एक बार मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, आप भी इसको अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ओम साहब ने क्या बताया था इसको हम लिखते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी चालक को आप कंडक्टर कहते हैं। चालक की भौतिक अवस्था का मतलब उसकी फिजिकल कंडीशन, जैसे चालक के अक्रॉस ताप, दाब और उसका आयतन। भौतिक अवस्था क्या हो दोस्तों, नियत हो। नियत का मतलब क्या, कांस्टेंट हो। नियत हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात क्या होता है, सदैव कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, नियत होता है। सदैव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये ओम साहब ने बताया था कि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल कंडीशन, जैसे उसके क्रॉस टेम्परेचर, प्रेशर और उसका वॉल्यूम तीनों क्या हो, कांस्टेंट हो यानी नियत हो। तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उस चालक में बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात सदैव क्या होता है, एक नियत होता है, एक स्थिर होता है। तो जैसे हम लोग कोई चालक ले रहे हैं और उसके रजिस्टेंस को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि किसी चालक का रजिस्टेंस है और इस चालक के 2 सिरे ए और बी है। दोस्तों, इसका नाम दे दीजिए ए और बी। अगर इस चालक के दोनों सिरों पर अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर विभवांतर यानी वोल्टेज लगाएं तो यहाँ पर दोनों सिरे पर हमारे विभवांतर क्रिएट हो जाएगा वोल्टेज लगाने की वजह से। तो
इधर क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा और इधर क्या होगा, हमारे लोअर पोटेंशियल होगा। तो इसी विभवांतर की वजह से इस चालक में हमारे क्या बहेगी, करंट बहेगी, यानी वैद्युत धारा बहेगी। तो यहाँ पर जो वैद्युत धारा बहेगी और जो यहाँ पर वोल्टेज लगाया दोस्तों, तो जो वोल्टेज है और जो करंट है, इसी का अनुपात ओम साहब ने बताया था कि क्या होता है, नियत होता है, यानी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये नियत जो होता है किसके बराबर होता है, इस चालक के रेजिस्टेंस के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं V/I का जो अनुपात है वह किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। तो ये आप चीज़ें लिख सकते हैं, या यहीं से लिख सकते हैं R बराबर क्या होगा, V/I होगा दोस्तों। तो एक तो ये लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं कि I बराबर क्या होगा, V/R भी लिख सकते हैं। और यहीं से आप लिख सकते हैं क्या, V बराबर क्या, I × R लिख सकते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार ये अलग अलग टाइप के फार्मूला आप निकाल सकते हैं। तो ये ओम का नियम है। ओम का नियम जो है कुछ कंडीशन को फॉलो करता है, उसको आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन तो एक बार फिर हम लोग इसको देख लें कि यह नियम जो है किसी चालक की भौतिक अवस्था कांस्टेंट होने पर जो चालक में हमारी चालक के सिरों पर लगाते हैं विभवांतर, जिसकी वजह से जो चालक में करंट बहती है, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। और ये नियत जो होता है उस चालक के रेजिस्टेंस के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर चालक में करंट का मान अधिक होगा तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम होगा, और करंट का मान कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि जो हमारी करंट होती है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों इसको और हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसको मैं आपको और एक रूप से बताना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ओम के नियम के अनुसार कई या किसी बुक में आपको देखने को मिलता है कि यह जो वोल्टेज है और ये जो धारा है इसको बताया जाता है, यानी जो हमारी करंट बहती है चालक में वो वोल्टेज के समानुपाती होती है। जैसा कि आपने यहाँ पर ये फिगर बनाया था, ये जो रेजिस्टेंस होता है इसमें जो करंट बहती है और यहाँ पर जो आपने वोल्टेज लगाया था, तो जो इसमें करंट बहती है दोस्तों वह वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती होती है। और कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि जो हमारी करंट होती है वह क्या होती है, वोल्टेज के समानुपाती होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक समानुपाती का चिन्ह बनाया गया, समानुपाती का, ये इसका क्या होता है, चिन्ह होता है। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं कि समानुपाती का मतलब यह होता है कि दोस्तों अगर किसी एक राशि का मान बढ़ाया जाए तो उस पर डिपेंडेंट जो दूसरी राशि होती है उसका मान भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है हम लोग कहते हैं कि उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो समानुपाती का मतलब ये है कि लंबाई, अगर चालक के लेंथ को यानी लंबाई को अगर हम लोग बढ़ा दें तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर लंबाई को कम कर दें तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये समानुपाती का मतलब होता है दोस्तों। तो यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर कहने का मतलब जैसे लंबाई पर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस निर्भर कर रहा है, उसी तरह से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि करंट पर हमारा वोल्टेज निर्भर कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इस करंट पर हमारा वोल्टेज निर्भर नहीं करता है। इस वोल्टेज की वजह से हमारी करंट होती है, यानी वोल्टेज पर हमारे यानी वोल्टेज की वजह से हमारी करंट होती है, न कि करंट की वजह से हमारा वोल्टेज होता है। क्योंकि अगर वोल्टेज जीरो है, अगर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो आप कोई करंट नहीं ले सकते। यहाँ पर देखिए, अगर करंट जीरो हो जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वोल्टेज आपका जीरो होगा, यानी यह वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो यह वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो। लेकिन तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास बैटरी सोर्स है तो अगर उसको 12 वोल्ट आपने चार्ज कर दिया तो वहाँ पर 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स आपको मिलेगा, लेकिन तो कोई करंट उसमें नहीं बहेगी। तो ये हम रिलेशन जो होता है वह मान्य नहीं होता है। ज़्यादातर सटीक जो रिलेशन होता है यह मान्य होता है, क्योंकि जो हमारी करंट होती है वो वोल्टेज के समानुपाती होती है। अगर वोल्टेज का मान जीरो हो जाए तो करंट का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई तो उससे कोई करंट नहीं ले सकते, लेकिन तो जब तक उसमें कुछ न कुछ आवेश रहेगा, कुछ न कुछ चार्ज रहेंगे, उससे आप वैद्युत धारा ले सकते हैं। तो वोल्टेज का मान जितना अधिक होगा उतना करंट का मान अधिक होगा। तो यहीं से दोस्तों आप लिख सकते हैं समानुपाती का चिन्ह हटता तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको 1/R कहते हैं, और ये क्या होता है, इंटू V होगा। तो यहाँ से आप V बराबर क्या लिख सकते हैं, I इंटू क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, या I बराबर यहीं से लिख सकते हैं क्या, I बराबर क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं, या यहीं से लिख सकते हैं R बराबर क्या होगा, V/R
आई होगा, जैसे कि ये पीछे भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो होती है ओम के नियम के द्वारा आप वोल्टेज और करंट में संबंध निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ओम के नियम की कुछ अपनी लिमिटेशन होती है, कुछ अपनी सीमाएं होती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि कौन कौन सी सीमा होती है ओम के नियम की। तो ओम के नियम की कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन होती है, जो सीमाएं होती हैं, उसके बाहर हमारा ओम का नियम फॉलो नहीं होता है। तो कौन कौन सी कंडीशन होती है, सबसे पहले आप उसको देखिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि यह जो होता है ओम का नियम होता है, यह AC तथा DC दोनों प्रकार के वैद्युत परिपथों के लिए क्या होता है, मान्य होता है। AC तथा DC दोनों प्रकार के वैद्युत परिपथों के लिए ओम का नियम मान्य होता है। सिंपल सी भाषा यह है कि ओम का नियम जो होता है वह AC तथा DC दोनों प्रकार के सर्किट पर लागू होता है। दूसरी बात आप इसके बारे में लिखेंगे, यह लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, रैखियता। लीनियरिटी के लिए मान्य होता है, नॉन लीनियरिटी के लिए मान्य नहीं होता है। नॉन लीनियरिटी के लिए मान्य नहीं होता। लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, रैखिक। तो दोस्तों ओम का जो नियम है, जो कि बताता है वोल्टेज और करंट के बीच में संबंध। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग एक ग्राफ खींचे वोल्टेज और करंट के बीच में, तो इस एक्सिस पर हमने वोल्टेज ले लिया और इधर क्या ले लिया, करंट ले लिया। तो इसके जो बीच में हमको ग्राफ मिलता है वह कैसा मिलता है, लीनियर मिलता है। कैसा मिलता है, लीनियर, यानी रैखिक मिलता है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे वोल्टेज का मान आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी करंट का मान क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो इसकी वजह से हमारा जो ग्राफ मिलता है वह लीनियर मिलता है, रैखिक मिलता है। इसलिए जो ओम का नियम है वह लीनियरिटी यानी रैखिकता के लिए मान्य होता है, नॉन लीनियरिटी के लिए मान्य नहीं होता है। यानी ऐसी राशि जिसका ग्राफ या कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लीनियर हो। नॉन लीनियर का मतलब जो उसका ग्राफ लीनियर न मिले, रैखिक न मिले, तो उस पर ओम का नियम मान्य नहीं होता है। जैसे जो ओम का नियम होता है, यानी यह नियम आप लिख सकते हैं, वोल्टेज और करंट के लिए मान्य होता है, पावर के लिए मान्य नहीं होता है, पावर के लिए मान्य नहीं होता है। वोल्टेज और करंट के लिए मान्य होता है, पावर के लिए मान्य नहीं होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट के रिलेशन आपने देखा लीनियर, लेकिन तो जो पावर के बारे में आप देखेंगे तो पावर को शक्ति कहते हैं और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर क्या होता है, I² × R होता है, या P बराबर क्या होता है, V² R होता है। तो इसमें अगर आप रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर करंट का स्क्वायर, यहाँ पर वोल्टेज का स्क्वायर है। इसकी वजह से इसका जो ग्राफ मिलता है वह लीनियर नहीं मिलता है। तो कहा जाता है कि हमारा जो ओम का नियम है वह वोल्टेज और करंट के लिए मान्य होता है, पावर के लिए मान्य नहीं होता है। अगली एक इम्पॉर्टेंट बात होती है दोस्तों कि यह जो होता है लैम्प्ड पैरामीटर के लिए मान्य होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए मान्य नहीं होता। तो इसको आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। यह लैम्प्ड पैरामीटर के लिए मान्य होता है, परंतु डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए मान्य नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों लैम्प्ड पैरामीटर क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर क्या होते हैं, इसको आपको समझना है। और इसको समझने से पहले पैरामीटर क्या होते हैं इसको आपको समझना है।
तो पैरामीटर क्या होते हैं दोस्तों, इसको आपको समझना है। तो पैरामीटर जो होते हैं, जो भी हमारे एसी के जो है सर्किट के एलिमेंट, एसी सर्किट के एलिमेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। जैसे हमारा रजिस्टेंस होता है, जैसे हमारा इंडक्टर होता है, जैसे हमारा कैपेसिटर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। तो ये पैरामीटर जो होते हैं दोस्तों, एसी में तीनों होते हैं, यानी एसी में रजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है और कैपेसिटेंस भी होता है या कैपेसिटर भी होता है। परंतु डीसी में जो हमारा रजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी रजिस्टेंस की वैल्यू होती है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि डीसी पर न तो हमारा इंडक्टर काम करता है, न तो कैपेसिटर काम करता है। इसके लिए हम लोग आगे से देखेंगे क्यों नहीं काम करता, लेकिन तो यहाँ पर आप ये समझिए कि ये क्या होते हैं, एसी के पैरामीटर्स होते हैं। और जब ये पैरामीटर्स जो है पूरी लाइन पर, पूरी लाइन के लंबाई पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जनरेटिंग स्टेशन है, तो यहाँ से अगर हम लोग वोल्टेज या करंट को भेजें तो ये किसके माध्यम से भेजते हैं, चालक की वजह से या कंडक्टर के माध्यम से हम लोग भेजते हैं। और लोड आपका बहुत दूर पर होता है। जैसे आप जानते हैं कि आप जहाँ पर भी बिजली का उपभोग करते हैं, वहाँ से जो आपका जनरेटिंग स्टेशन होता है वो बहुत दूर होता है। तो इस जनरेटिंग स्टेशन से हमारी जो वोल्टेज या करंट आती है, जो कि ट्रांसमिशन के माध्यम से या डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से होते हुए हमारे घर तक पहुंचती है, तो इस पूरी लंबाई में रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है और इंडक्टेंस होता है। और ये पूरी लंबाई में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब क्या होते हैं, फैले होते हैं, मतलब पूरी लंबाई में होते हैं। तो यही बात लिखा गया कि जो है दोस्तों कि यह डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, जब यह हमारे क्या हो, पूरी लंबाई में फैले हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। और जब इसको हम लोग कहीं एक जगह संकेंद्रित, माने इकट्ठा मान के इसकी जब गणना करें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्ब्ड पैरामीटर। तो लैम्ब्ड पैरामीटर का मतलब क्या होता है, हमारे जो ओम का नियम है वो लैम्ब्ड पैरामीटर के लिए मान्य होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए मान्य नहीं होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ओम का नियम क्या होता है यह आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से ओम के नियम की जो लिमिटेशन है, जो कंडीशन है, मैं आपको बता दूं कि यह एसी तथा डीसी दोनों प्रकार के वैद्युत परिपथों के लिए मान्य होता है। दूसरी बात यह होती है कि यह लीनियरिटी के लिए मान्य होता है, नॉन लीनियरिटी के लिए मान्य नहीं होता है। जैसे वोल्टेज और करंट के लिए मान्य होता है, पावर के लिए हमारा जो है ओम का नियम मान्य नहीं होता है। अगली बात मैंने आपको बताया कि यह लैम्ब्ड पैरामीटर के लिए मान्य होता है, परंतु डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए मान्य नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ओम का नियम समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।